चलो शुरू करते हैं। अभी तक का हमारा क्लियर है सब कुछ? एक रिवीजन कर लें। क्या डिस्कस किया? टाइप्स ऑफ क्लासेस कौन कौन सी हैं? कौन कौन से एक्सटिंग्विशर की क्या क्या पर्पज है? हर एक फायर के लिए एक्सटिंग्विशर भी अलग अलग है। इमरजेंसी के केस में कैसे बाहर जाना है, मॉक ड्रिल्स कैसे करनी है और मॉक ड्रिल्स की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस। आगे बढ़ते हैं। ये हमने सोडा एसिड के बारे में बात करी थी। ये सब लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, पुराने बिल्डिंग्स हैं, उसमें आज भी ऐसा यूज कर रहे हैं। मतलब अभी यूज में नहीं है। इसमें कांच की बोतल आती थी, नीचे सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर पानी में मिक्स करके डाल दिया करते थे। जैसे ही कोई इमरजेंसी होती, फायर की या कोई मॉक ड्रिल होती, उल्टा करके मारते थे, फ्यूज तोड़ दिया करते थे। फ्यूज तोड़ने के बाद में फायर एक्सटिंग्विशन का मीडिया है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें एक कमी थी कि जब ये कांच की बोतल आती थी पहली बार, तो दूसरी बात एसिड थी। कई बार यहाँ से एसिड निकल के कपड़ों में गिर जाता था, कपड़े खराब हो जाते थे, जल भी जाती थी स्किन। दूसरी बात, जब ये कांच था उसकी रिफिलिंग करने के लिए इस पानी को बाहर निकालते थे तो कांच हाथ को काट दिया जाता था। हम लोग क्या बोलते हैं कि हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनसे हम लोग सीखते हैं। तो इससे हमने बहुत बड़ा लेसन सीखा है कि ऐसी अगर चीज़ें हैं तो उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए, और अगर हाथ कुछ काट रहा है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो हमने ये रिप्लेस कर दिया। आज की डेट में ये सिस्टम में नहीं है। आज की डेट में आपको ABC टाइप वाले ही मिलेंगे। फिर ये वाले आते थे, इसमें जो आपको बता था जैसे प्लंजर से भी जो मारते थे, वो ये वाला प्लंजर होता था। ऊपर स्टील की कैप होती थी, स्टील की या ब्रास की कैप होती थी। ऊपर प्लंजर रोड होता था, नीचे कील रहती थी, नेल रहती थी, लंबी सी नेल, और नीचे छोटी सी गैस कार्ट्रिज लग जाती थी अंदर। 200 mm की, 200 ग्राम की, 300 ग्राम की या 500 ग्राम की, डिपेंड करता था कितना अंदर पानी है या अंदर मटेरियल क्या है। ऐसे पाउडर को बाहर फेंकने के लिए भी ऐसे यूज करते थे, गैस कार्ट्रिज वाले। आज भी जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जो बाहर सेफ्टी को वो करते हैं, प्रमोट करते हैं, जो पढ़ाते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो कार्ट्रिज छोटी सी होती है, पाउडर रिफिल कर दो, पानी रिफिल कर दो, कार्ट्रिज को यूज करो, दोबारा से रिफिल कर दो, और वापस आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर हो रेडी हो जाए। फोम बेस्ड आते थे। फोम बेस्ड भी ये है, इसमें अलग केमिकल रहता था और दूसरे में अलग था। मैं बोला था दो तरीके के आते हैं, एक मैकेनिकल और एक केमिकल फोम जो आते हैं। तो फोम जो है दो तरीके के थे, एक इधर वाला, दोनों में अलग अलग केमिकल्स यूज होता था। इसको ऐसे ऐसे करना पड़ता था, पकड़ के पहले एक ही सिलेंडर में पहले भर दिया करते थे। जब फायर फाइटिंग को यूज करते थे तो ऐसे ऐसे यूज करते थे, मिक्स करते थे, फिर फायर फाइटिंग करते थे। फिर ये मिक्स होके फायर फाइटिंग किया करता था। मैकेनिकल फॉर्म टाइप का था। आजकल कुछ नहीं, आजकल केमिकल टाइप के आ रहे हैं। एक ट्रिपल F फॉर्म होता है, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, उस फॉर्म को यूज करते हैं। इसके अंदर फायर फाइटिंग करते हैं। ये अभी जो लेटेस्ट है वो वाला है, लेकिन गैस कार्ट्रिज वाला है। अभी आजकल इसका भी जरूरत नहीं है। इसमें जो गैस कार्ट्रिज आता है उसमें ड्राई नाइट्रोजन गैस से फिल कर देते हैं, और उसके बाद में डायरेक्ट प्लंजर को पिंच करने की जरूरत नहीं है। सीधा ग्रिप को पकड़ो, ग्रिप को स्क्वीज करो, दबाओ, और आपका प्रेशर रेडी हो जाएगा। फायर फाइटिंग आप लोग कर सकते हो। तो ये पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, आजकल सेवाओं में नहीं, लेकिन आपको जानकारी चाहिए। अगर किसी पुरानी बिल्डिंग में कभी आग लगी, पुराने लीटर में, मॉल में कहीं आप हो और वहाँ पे आग लगी, तो कम से कम आप उनको बुझा सकते हो, देख के उनको यूज़ कर सकते हो। अगर फोम को यूज़ किया जाए तो कैसे फोम को हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में एक डायग्राम बना के दिखाया गया है। फोम को जनरली हम लोग ऐसे नहीं मारते। जैसे फोम की कहाँ पे जरूरत पड़ती है फायर फाइटिंग के लिए, जहाँ पे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऐसी चीज हो। तो इसमें अगर पानी मारोगे तो क्या करेगा, फैलाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ट्रे है, एक ट्रे है, इसके अंदर आग लग रही है, तो मेरे को जो प्रेशर मारना पड़ेगा वो इसके किसी भी कॉर्नर पे मार सकता हूँ। कॉर्नर पे मारूंगा। पहली बात तो वो जो पीछे वो रहता है, जो इसका जो नोजल रहता है, उसके अंदर एयर होल्स रहते हैं। एयर होल होके वो एयर प्रेशर से बाहर से एयर लेता है और बबल्स के रूप में अपने पानी को बबल्स के साथ मिला के फेंकता है। दूसरी बात, जब वहाँ पे ऐसे अटैक मारेगा वो इस लेयर के ऊपर, तो यहाँ पर बबल्स बनाएगा। जितनी देर तक ज़्यादा हवा में ट्रैवल करेगा, उतना हवा की जो बबल्स की जो कैपेसिटी है बढ़ती चली जाएगी। अगर यहाँ मारेंगे तो यहाँ आने के बाद में वो धीरे धीरे एक फिल्म की एक लेयर बना देगा, पानी के ऊपर एक लेयर बना देगा अपनी फॉर्म्स की। और जो इसके अंदर जो केमिकल यूज होता है वो एक्वस जो फिल्म होती है ना, एक्वस फिल्म जो बोलते हैं, जिसका जो मटेरियल इसके अंदर यूज करते हैं, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम।
वो एक फिल्म बना के पानी के ऊपर डाल देगा ऐसे, तो पानी का और आग का कॉन्टेक्ट हट जाएगा तो आग क्या होगी, बुझ नहीं लगेगी, बुझ जाएगी। तो इसको कभी डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं मारते, उसमें क्या करते हैं, एक कॉर्नर पकड़ लिया कोई भी, इस कॉर्नर से मारेंगे, यहाँ फोम जनरेट होगा, धीरे धीरे आग की लपटों पे आ जाएगा। एक ड्रिल करके दिखाएंगे कैसे आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं। पानी का बकेट लिया, पानी का गिलास लिया, ऊपर पेट्रोल डाला, आग लगा दी, आग लग जाएगी, क्योंकि पेट्रोल क्या करेगा, ऊपर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। इसी को पानी से बुझाने की कोशिश करी, दूसरे वाले गिलास से इसको डालो तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, बाहर चलेगा तो ये आग खत्म होगा, उसके बाद आग फैल जाएगी, तो आग का स्प्रेड हो जाएगा, रुकेगी नहीं आग। तो इसके लिए इसको देखते हैं, ये वाला आपके सामने है, ये अभी तक ऐसी चीज है क्योंकि इतनी हैवी बॉडी में इतना प्रेशर मेंटेन करने के लिए कोई गैस आया ही नहीं, इसलिए इसको सेम है, ये वाला जो CO2 है वो सेम है आज तक भी। बड़े होते हैं, CO2 का 4 किलो का है, 5-4.5 किलो का है, इससे बड़े भी होते हैं, 50 kg 60 kg के भी आते हैं, जो बड़े उसमें यूज होते हैं, दिखाऊंगा मैं आपको। ये गैस बेस्ड हेलोन टाइप जैसे हमने बोला आजकल बैन हो चुके हैं, यूज होते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे यूज नहीं होंगे। अच्छी जो जैसे इसमें है, जो अर्जुना टैंक है जो उसमें यूज होते हैं, या फिर एरोप्लेन में, या ऐसी चीज़ें हैं जो डिफेंस वाले हैं, डिफेंस की चीज़ों में ज़्यादातर यूज होती है। उसके बाद ये मैकेनिकल पाउडर टाइप, ये भी सेम है, इधर छोटा सा प्लंजर है, आप पिन करोगे, प्रेस करोगे तो ये पास मेथड पे काम नहीं करेगा। पास में क्या था, पुल द पिन, एम ऑन द फायर और स्क्वीज द ग्रिप, और इसमें स्क्वीज द ग्रिप होगा, इसमें हिट करना पड़ेगा, प्लंजर रोड को हिट करना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन आप यूज करोगे हिट करने के लिए, कोई पत्थर भी यूज कर सकते हो, कोई लकड़ी भी यूज कर सकते हो, जिससे मेन इसको प्लंजर को पिन करके गैस का प्रेशर बना के बाहर निकालना है, फायर फाइटिंग करना है, ठीक है। तो ये आपका ड्राई केमिकल टाइप है जो आजकल ऐसे आते हैं ऊपर प्रेशर गेज के साथ। पहले ऐसे प्रेशर गेज नहीं होते थे, पहले फायर एक्सटिंग्विशर्स को जो पहचानते थे तो कैसे पहचानते थे, सिर्फ और सिर्फ नोजल से। नोजल देख के, ये वाली जो नोजल है वो कैसी नोजल है, फैली हुई है, तो ऐसी नोजल क्या करेगी, अंदर प्रेशर है उसको बाहर फैला देगी, ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा। इसमें क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसका नोजल क्या करेगा, प्रेशर जो ऐसे जेट मारेगा नहीं, तो प्रेशर क्योंकि 200 बार का प्रेशर बहुत होता है, यहाँ से अगर खोल दो बिना हॉर्न के तो वहाँ तक हवा चली जाएगी, डायरेक्ट चली जाएगी, लेकिन वो फायर फाइटिंग नहीं कर पाएगा। फायर फाइटिंग तभी कर पाएगा जब वो एक्सपेंड हो। एक्सपेंड करने के लिए, उसका प्रेशर रिलीज करने के लिए हमें इसको धीरे से बड़ा कर दे तो फायर फाइटिंग करेगा, लेकिन प्रेशर कम हो जाएगा, करके आवाज करेगा, इसलिए इसको हॉर्न दे देंगे, डिस्चार्ज हॉर्न। फोम वाले की नोजल देखी थी, ऐसे गन की तरह है फोम वाले की नोजल अलग, उसके ऊपर 2-4 होल रहते हैं, वो बबल्स बनाने का काम करते हैं। तो सारे के सारे फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग होते हैं। पाउडर बेस्ड ABC टाइप जो भी आपके सामने रखा हुआ वो ABC टाइप। तो आपकी क्लास कितनी तरीके की थी, ABC और DFE। हर एक क्लास के लिए फायर एक्सटिंग्विशर अलग है, क्योंकि हर एक चीज में कुछ और चीज जल रही है, समझ गए, हर एक चीज में कुछ और चीज जल रही है, तो जो 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 क्राइटेरिया है वो बदल जाएगा, जो आग का जो सिद्धांत था वो बदल जाएगा, फायर फाइटिंग का मीडिया भी चेंज हो जाएगा। ये चेंज होने के ऊपर एक कहानी याद आ रही है, एक कहानी थी, एक बार एक फैमिली पूरा का पूरा प्लान करती है क्रूज ट्रिप जाने के लिए। क्या करती है, क्रूज ट्रिप जाना है, तो फैमिली जा रही है, पूरे के पूरे पैसे लगा दिए, सारे काम कर दिए उन्होंने, और जिस दिन टिकट बुक थी उसके एक दिन पहले जो छोटा बेटा था उसको कुत्ते ने काट लिया, तो कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज हो गया, तो डॉक्टर ने बोला कि हम इसको लेके नहीं जा सकते, हो सकता है बढ़ जाए ये केस, तो उनको क्या करना पड़ा, छोड़ देनी पड़ी अपनी क्रूज की ट्रिप। तो अभी क्या कर रहे थे, सारा का सारा जो परिवार था पूरा का पूरा कुत्ते को ढूंढ रहा है, उस कुत्ते को ढूंढो मारेंगे, होता है ना आदमी का, जब आदमी सपने देख रहा है, वो सपने टूट जाए तो क्या होता है। अभी 2 दिन के बाद जब क्रूज निकल गया तो खबर आई कि पूरा का पूरा जो जहाज था वो टकरा गया, तो डूब गया, सब लोग मरे गए, सब लोग मारे गए। अब फिर से वो जो परिवार है कुत्ते को ढूंढ रहा है, उसका मंदिर बन गया है। अब इंटेंशन अलग है, जैसे फायर की क्लास बदलेगी, फायर का मीडिया भी एक जगह मंदिर बनाना पड़ेगा, एक जगह बनाना पड़ेगा,
उसके बाद हाँ इसीलिए स्टोर्ड प्रेशर क्लियर टाइप, इनको स्टोर्ड प्रेशर टाइप भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रेशर स्टोर किया जाता है। स्टोर प्रेशर में कौन सा प्रेशर स्टोर कर रहे हैं, कौन सी गैस से, ड्राई नाइट्रोजन। ड्राई नाइट्रोजन से प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, प्रेशर बनाएंगे और पाउडर जो है वो क्या काम करेगा, पाउडर काम करेगा फायर फाइटिंग का। प्रेशर किससे जनरेट कर रहे हैं, नाइट्रोजन। आप मुझे भैया बाहर चले जाओ यार। अरे नहीं चलिए ठीक है ना। ये वाले आते थे मॉड्यूलर बेस्ड, ये गैस बेस्ड मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर का क्या काम रहता है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह काम करता है। अगर इसके नीचे आग लग गई तो अपने आसपास के 1.5 मीटर के सर्कमफ्रेंस में आग गुजर गई, मतलब 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इधर, 1.5 मीटर इधर, 1.5 मीटर इधर, 1.5 मीटर पीछे, अपने आसपास के 1.5 मीटर के उसमें सर्कमफ्रेंस में आग गुजर गई। कुछ भी यूज नहीं करना, इसके ऊपर नीचे छोटा स्प्रिंकलर दिया गया है, जैसे ही आग लगेगी अपने आप फट जाएगा स्प्रिंकलर और उसके अंदर जो गैस है वो पाउडर की तरह बाहर निकलेगी। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर तो हमारा फर्स्ट एड वाला हो गया, ये हमारे मॉड्यूलर बोलते हैं। इस टाइप के स्प्रिंकलर आते हैं, जिनके पास स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर का क्या, स्प्रिंकलर है अपने बिल्डिंग में लगे। स्प्रिंकलर के बारे में बताता हूँ मैं, स्प्रिंकलर क्या होते हैं। ये देखिए, स्प्रिंकलर जो होते हैं वो फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन का हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन क्यों है, ये वाले जो है ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या है, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। तो ये जो काम है फिक्स है, एक बार जहाँ पे लगा दिया वहीं फिक्स है, इसको ना इधर उठा सकते ना उधर उठा सकते, जहाँ पे है वही रहेगा। ये जनरली कहाँ पे लगाते हैं, मशीनों में लगाते हैं या ऐसे एरिया में लगाते हैं जहाँ पे फायर होने के चांसेस ज्यादा हो और आग लगने की जो केसेस हैं डेली हो सकते हैं, और जहाँ पे आपका पहुंचना संभव ना हो। जहाँ पे आप मशीन के अंदर है, मशीन के अंदर तो आप नहीं जा पाओगे ना, तो इसको मशीन के अंदर लगा दें। तो क्या करेंगे, जैसे आग लगी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। नहीं होता है ऑटोमेटिक चालू तो आपके ऊपर भी कंट्रोल है, ऑटो स्टार्ट भी होता है और सेल्फ स्टार्ट भी होता है। आप ऑटो स्टार्ट करोगे तो आपको मैनुअली कर सकते हो उसको स्टार्ट, या फिर ऑटोमेटिक को सेट कर सकते हो। दोनों मॉडल आते हैं इसमें। ऑटो भी चल जाएगा, जैसे आग लगी सेंस किया, सेंस करने के बाद फायर फाइटिंग शुरू करो। और दूसरी बात, आग लग गई, आपको पता लग गया, अलार्म दिया, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो। तो एक हो गया मैनुअल जहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो, एक हो गया ऑटोमेटिक जिसमें खुद स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर सेंस करेगा, धुआं कैच करेगा, आपको बताएगा, अलार्म आएगा, वहाँ पे अलार्म आएगा, आपको पता लग जाएगा कि फायर हो गई है इस कमरे के अंदर। मैनुअल के ऊपर आइडेंटिफिकेशन शो करेगा कि कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आग लग गई है। ठीक है, अभी आप कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आप आओगे, आप देखोगे अच्छा आग नहीं, आपने देख लिया, अगर आग थी तो आप फायर फाइटिंग करना शुरू कर दोगे। अगर इसका दूसरा होता, इसकी जगह पे ये लगा दिया होता जो पीछे था, आग लग गई, ऑटोमेटिकली स्प्रिंकलर फटा, फायर फाइटिंग शुरू। तो जहाँ पे भी स्प्रिंकलर हुए हैं या जहाँ पे भी स्प्रिंकलर रहते हैं वहाँ पे फायर फाइटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। फायर जो होती है तो उसके जो नुकसान होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका काम शुरू हो गया। क्योंकि ये स्प्रे वाला नहीं है ना तिवारी, ये स्प्रे वाला नहीं है, तो खाली सेंस करने के लिए, ये खाली स्मोक को सेंस करेगा और आपको अलार्म देगा कि भैया आग लग गई है, आप बचने की कोशिश करो, बस यही इसका काम है। बाकी दूसरा जो काम है, दूसरे वाले अलग होते हैं, वो अपने तरीके से अलग काम करते हैं। लेकिन इसका जो काम है वो सिर्फ यही है, आपको बताएगा कि भैया फायर हो गई है और आप निकल लो यहाँ से। बस आपको इन्फॉर्म कर सकता है, एक्शन नहीं ले सकता है। इन्फॉर्म करने तक की पावर है इसके अंदर, इन्फॉर्म कर देगा, एक्शन नहीं लेगा। सर ये अलार्म बजने के बाद ही स्प्रिंकलर स्टार्ट होता है? अलार्म दोनों पे होता है। आप अगर ये स्मोक डिटेक्टर नहीं है, खाली स्प्रिंकलर है, तो अलार्म जब भी बजेगा तो पानी फेंकना शुरू कर देगा जब भी अलार्म शुरू हो जाए। और आजकल क्या करते हैं, जो इन पाइप्स जो होते हैं, इन पाइप के अंदर मीटर लगा देते हैं, गेज लगा देते हैं। तो वो मीटर जैसे अभी ऐसे स्टेबल कंडीशन में है, पानी स्टेबल, अगर पानी भागा इस तरफ में, पानी भागा इस तरफ, तो नीडल गई इस तरफ में, नीडल जैसे ही जाएगी अलार्म चल देना शुरू कर देगा। पानी खाली हो गया है, नीडल जाएगी इस तरफ में, तो नीडल इधर भी जाएगी तो भी अलार्म देना शुरू कर देगा। तो आजकल क्या हो गया, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया, आपको देखने की जरूरत है नहीं। मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे डिवाइसेस आते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा, इधर गई तो खाली हो रहा है, इधर गई तो फायर फाइटिंग शुरू हो गई ऑटोमेटिक। फायर फाइटिंग शुरू हो गई या फिर लीकेज है, कई बार क्या होता है पानी की सीवियर लीकेज लगती है,
कुछ लोग बदतमीजी करते गाड़ी धोना शुरू कर दिया, गाड़ी धोने के लिए पानी निकाल रहे हैं, या फर्श धोना शुरू कर दिया, रोड क्लीनिंग शुरू कर दी फायर एक्सटिंग्विशर से, फायर अपने हाइड्रेंट से। तो आपको जैसे ही फ्लो टूटेगा उसका नीडल इधर उधर जाएगी, फ्लो स्विच उसके अंदर लगा देते हैं, पता लग जाता है कि फ्लो स्विच में गड़बड़ हो गई है, आपका अलार्म दे देगा, बोल देगा कि वहाँ पे अलार्म आया, कुछ ना कुछ लीकेज भी है या फायर हुआ है। फायर हुआ है तो फायर फाइटिंग शुरू हो गई है ऑटोमेटिकली, और अगर फायर फाइटिंग शुरू नहीं है तो लीकेज हुई है जिसको आप कंट्रोल कर लीजिए। ये सब चीज़ें आती हैं जो फ्लो स्विच मेंटेन करता है। तो इन सब चीज़ों का भी हमें देखना है, अगर दे रहे हैं हम लोग इन सब चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं। इसमें टाइप आता है, हाँ इसमें देखिए ये है वेटराइजर सिस्टम। इसमें दो तरीके के सिस्टम आते हैं, एक वेटराइजर आता है, ड्राई राइजर आता है। वेटराइजर जैसे कि इसका नाम है गीला है, और ड्राई राइजर जैसे कि वो वाला होता है जो कि सूखा होता है, जिसमें पानी नहीं होता, पानी को जब चाहिए होता है जब उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप सिस्टम समझ रहे हैं, आपने यहाँ पे लगा हुआ नहीं, हाँ ये अपने यहाँ पे लगा हुआ ना, देखिए एक बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल 10 माले की बिल्डिंग है ना, तो हम क्या करते हैं, जमीन से उठा देते हैं एक, जैसे मान लो फ्लोर हो गया आपके, यहाँ पे आपने जमीन से नीचे से ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक एक पाइप उठा दिया, इसको बोलेंगे राइजर। ठीक है, राइजर है, ये 150 mm का पाइप रहता है, जब 150 mm मतलब 6 इंच, 6 इंच का एक पाइप रहता है, आपको जमीन से लेकर ऊपर तक आपने उठाना, जहाँ पे आपकी बिल्डिंग की हाइट खत्म हो रही है वहां तक आपने ले लिया। आपको फर्स्ट फ्लोर पे आपको चाहिए था, यहाँ पे आपने ये हाइड्रेंट लगा दिया, देख रहे हो, मान लो 4th फ्लोर के ऊपर आपने ये हाइड्रेंट लगा दिया, तो ये जो हाइड्रेंट लग गया आपका, ये हाइड्रेंट जनरली क्या काम करेगा, फायर फाइटिंग के लिए काम करेगा। दूसरा आपका होज है, आपका होज बॉक्स है, ब्रांच है, ये आपने देखी होगी यहाँ पे रहती है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है, अगर कल को किसी भी फ्लोर पे फायर हो गई तो आपको क्या करना है, यहाँ से होज बॉक्स है, इसमें से होज ले लो, इसके अंदर डालो, यहाँ अटैच करो, यहाँ से अटैच करके उसके आगे ये नोजल फिट कर दो, फायर फाइटिंग शुरू करो, आपकी फायर फाइटिंग शुरू हो जाएगी जिस भी फ्लोर पे आपको चाहिए। तो ये काम करेगा राइजर का। ये राइजर है, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, एक जगह से पंप में चला जाएगा, 2 पंप 3 पंप होते हैं साइज के हिसाब से, जो कि पंप होता है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, और बाकी जो अदर पंप रहते हैं, मेन पंप और स्टैंड बाई पंप, ये रहते हैं कि भैया अगर कुछ खराब हो गया, तो जैसे मेन पंप खराब हो गया तो स्टैंड बाई पंप चालू हो जाएगा, मेन पंप खराब हो गया, स्टैंड बाई पंप खराब हो गया, स्प्रिंकलर पंप खराब हो गया, तो फिर डीजल इंजन पंप काम करता है, स्टैंड बाई में होता है डीजल इंजन पंप, क्योंकि फायर के केस में इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, तो डीजल इंजन पंप पे आपको चाहिए कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होगी तो लास्ट में क्या काम करेगा, डीजल इंजन पंप। तो ये आपका वेटराइजर हो गया। अभी वेटराइजर कहाँ पे है, जहाँ पे नॉर्मल वेदर है, लेकिन जो ऐसा वेदर है जहाँ बर्फ पड़ती है, जहाँ पे बर्फ पड़ती है, तो क्या होगा, अगर ये पानी इसमें डाल के रखोगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। फायदा क्या इसका, इसको खाली रखते हैं, जैसे ही जरूरत पड़ी पानी चला, और टैंक के अंदर पानी रखते हैं जो कि हीटिंग प्रोसेस में रहता है, ऐसे टेम्परेचर पर रहता है तो फायर फाइटिंग कर पाएंगे, ऐसे कंडीशन में रहता है। जैसे ही आग लगी मैनुअली जाके पंप ऑन कर दो और फायर फाइटिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके से काम करता है ये वेटराइजर और ड्रायर। अगर ये खाली है तो क्या बोलेंगे, राइजर है, पानी से ऑपरेटेड है तो क्या हो गया, वेटराइजर, और पानी जरूरत पड़ने पे दे रहे हैं तो क्या बन गया, ड्रायर। क्लियर है। इस तरीके से उसके अंदर ये फिटिंग्स होती हैं, इस तरीके से। जैसे फायर टैंक है, फायर टैंक भी आपका डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी बिल्डिंग में फायर लोड कितना है। फायर लोड कैसे काउंट करते हैं, आपके जलने वाली चीज़ों को लेके, डीजल रखा है, पेट्रोल रखा है, और ग्रीस रखा है, टेबल है, कुर्सियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख के आपकी बिल्डिंग का फायर लोड कैलकुलेट किया जाता है कि बिल्डिंग के अंदर कितनी सारी जलने की चीज़ें हैं, उसके हिसाब से टैंक की कैपेसिटी, उसके हिसाब से स्टैंड बाई पंप की कैपेसिटी, उसके हिसाब से डीजल इंजन की कैपेसिटी, सारी की सारी उसी तरीके से डील की जाती है।
पंप वगैरह तक क्लियर हो गया सबको? हमारे यहाँ पंप भी है, डीजल इंजन पंप भी है, स्प्रिंकलर पंप भी है, जोगी पंप भी है। तो ये सारी चीजें हैं। वेट एंड ड्राई राइजर दोनों क्लियर है। अगर खाली रहेगा तो राइजर है, पानी वाला है तो वेट है, और ड्राई है तो ड्राई है। ड्राई कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे ठंडा ठंडी ठंडा मौसम है, बर्फ के चांसेस है वहाँ पे। या फिर ऐसा मौसम है जहाँ पे रस्ट पकड़ जाती है चीजें बहुत जल्दी, वहाँ पे भी लगा देते हैं। तो कौन डिसाइड करेगा आपकी बिल्डिंग के अंदर वेट राइजर लगाया जाए या ड्राई राइजर लगाया जाए? आर्किटेक्ट। कौन करेगा? आर्किटेक्ट, जो कि बिल्डिंग का नक्शा पास करेगा, जो कि बिल्डिंग का प्लान देगा। जब पहले कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं? एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं ना। ब्लूप्रिंट क्या होता है? नक्शा। नक्शा क्या करेगा? आर्किटेक्ट के पास जाएगा, आर्किटेक्ट बोलेगा भाई ऐसा है, तुम्हारी बिल्डिंग के अंदर इतना फायर लोड है, इतना साइज है, ये आपका इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, आपको ये वाला चाहिए चीज, आपको इतने फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, यहाँ पे चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर की एक से लेकर दूसरे की दूरी कितनी होनी चाहिए, एक फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर दूसरे के हाइड्रेंट के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, हाइड्रेंट का दूरी वो तय करेगा कितनी दूर से कितनी दूर तक लगाना है, होजरी का वो डिस्टेंस तय करेगा। आपका जो डीजी रखा हुआ है, डीजल जो जनरेटर है, उस डीजी के ऊपर जो स्टैग हाइट लगेगा वो कितना लगेगा, चिमनी लगेगी, हर एक चीज का जो प्रपोजल है। ये जो डिटेक्टर भी इवन लगे हुए ना, कितने एरिया में क्या डिटेक्टर लगेंगे उसके बारे में वही बताएंगे। ठीक है, आर्किटेक्ट क्या करेगा? फाइनल करेगा चीजों को, कहाँ पे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, और कहाँ पे ड्राई लगेगा, कहाँ पे वेट लगेगा, वो भी यही करेगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा? आर्किटेक्ट। ये आपका ड्राई राइजर है। ड्राई राइजर का पंप दिया गया, ब्रीजिंग आउटलेट है। और ड्राई राइजर का मतलब ऐसा रहता है ये कि इसको फायर ब्रिगेड इनलेट भी बोलते हैं। आप देखोगे तो गेट के ऊपर लगा हो, जब कभी फायर फाइटिंग करने के दौरान आपका टैंक बिल्कुल खाली हो, उस टाइम पे इनकी जरूरत पड़ती है। बाहर से फायर की गाड़ी आएगी, इसमें अपना वो लगाएगी, बल्ब लगाएगी और सप्लाई आपको दे देगी, आपका टैंक भर देगी, जो कि आपका टैंक पानी को आग को बुझाने का काम करेगा। ये आपका वेट राइजर का ऐसा पाइप देखो आप, है ना अपने पास में ऐसा पाइप जो रेड कलर है पाइप का, इस तरीके से ओपनिंग वाल्व दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा इस तरीके से प्रेशर पे इंडिकेशन है कि नीचे से ऊपर प्रेशर ऐसे जा रहा है, तो एरो लगा देंगे। एरो लगा के आपको क्लियर करते हैं कि पानी का प्रेशर कहाँ जा रहा है। ये देखिए, ये डिवाइसेस हैं, ये हैंड वाल्व है, ये एयर रिलीज वाल्व है। एयर रिलीज वाल्व एक पीतल का छल्ला सा आता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज करते हैं, इसलिए चोरी हो जाता है कई बार। चोरी से बचाने के लिए एंटी थ्रेट डिवाइस लगा रखा है, दोनों तरफ इसको प्रोटेक्ट करके, दोनों तरफ होल बना के और मैच करा के इसके साथ में इसको बांध के रख दिया गया ताकि कोई उसको चुरा ना कर ले। लैंडिंग वॉल्व है, लैंडिंग वॉल्व जो आपने देखी थी पहले, जो यहाँ पे लगाई थी हमने, वो लैंडिंग वॉल्व है। लैंडिंग वॉल्व के अंदर आप हाइड्रेंट डाल के, होज डाल के फायर फाइटिंग कर सकते हो। वेट राइजर सिस्टम, तो वेट राइजर सिस्टम भी सेम है, इनलेट है, जो वेट राइजर को जो ब्रीचिंग इनलेट करेंगे, क्या करेंगे? फायर की गाड़ी, आपका टैंक खाली हो गया है, क्योंकि आप जब फायर फाइटिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है, पानी के बहाव की। पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, 1 मिनट के अंदर जनरली आपका 3 से लेके एक 1400 से लेके 1500 लीटर तक का पानी आप फेंक देते हो अगर प्रेशर अच्छा है तो। जनरली 3 से लेके 4 बार के प्रेशर पे भी आप 1 मिनट में 600 लीटर तक का पानी आप फेंक देते हो। एक गाड़ी जो होती है वो आपकी गाड़ी आती है, उसके अंदर जो टोटल पानी रहता है वो 4000 से लेके 5000 लीटर के आसपास रहता है। अगर आपने फायर फाइटिंग शुरू कर दी और इसने अपना फुल प्रेशर में पानी मारना शुरू कर दिया, तो कितनी देर में खाली हो जाएगा एक टैंक? इतना बैकअप रहता है गाड़ी के अंदर। इसीलिए आपके पास में फायर का टैंक वेल इनफ क्वांटिटी में होना चाहिए पानी आपके पास में, कि आप पानी बुझा पाओ, आग बुझा पाओ, इतना पानी आपके पास हमेशा रहना चाहिए। इसलिए बोलते हैं भैया 2 से लेके 5 लाख तक की कैपेसिटी का आपको फायर टैंक चाहिए। डिपेंड करेगा आपके लोड के ऊपर। अगर आपका लोड ऐसा है जहाँ पे बहुत सारी स्टोरेज हो रही है, ऐसी स्टोरेज हो रही है जैसे कि लकड़ी, गत्ता, कोयला, इस टाइप की आप स्टोरेज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पानी की आपको क्वांटिटी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपका सारा का सारा फायर का जो लोड है वो कैसा है? A क्लास पे। A क्लास पे क्या काम करेगा? खाली पानी काम करेगा। पानी के लिए आपको ये चीज चाहिए। ये आपका कन्वेंशनल स्टाइल है, इस तरीके से आप काम करते हो। 4 वे इनलेट के लिए होंगे पानी देने के लिए,
उसके बाद आपका ग्रेविटी फीड हो गया, पंप्स हो गए आपके, और पंप्स के साथ में ट्रांसफर पंप हो गए और लैंडिंग बार हो गया, और ये सारे के सारे आपको पंप दे रखे वेटराइजर पंप जो कि तो एक डिज़ाइन है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये खाली आपको दिखाने के लिए है, इस तरीके की आपकी डिज़ाइन होती है। तो ये पुराना ड्राइंग है, ये पुराने ड्राइंग है। इसमें जैसे वेटराइजर सिस्टम के ऊपर लगाते थे हम लोग एयरोलिक्स बोल, आजकल नीचे भी लग जाती है, फायर के टैंक के पास में ही लग जाती हैं, जहाँ पे आप आउटलेट यूज़ करो वहाँ पे लग जाती हैं। 4 वे का वही है, डोमेस्टिक फीडिंग है इसका, और नॉन कमर्शियल है, ये फेज आउट हो गया है अभी। एग्जाम्पल किस तरीके के होते हैं, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ वेटराइजर कैसे करेंगे। तो वेटराइजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फ्लो रेट होना चाहिए इसका 27 लीटर से लेके फॉर फर्स्ट राइजिंग में 13.5 LBS से लेके 5 इंच ये एडिशनल रेजिंग दे रखी है। और कमर्शियल में आपको चाहिए मिक्स्ड बिल्डिंग, जहाँ पे आपको मिक्स्ड बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल्स भी हैं, वो भी हैं, तो वहाँ पे आपको पानी की सप्लाई ज़्यादा चाहिए। और आपको प्रेशर कितना होना चाहिए, 3.5 बार से 5.5 बार। प्रेशर कहाँ पे देखते हैं, हर एक हाइड्रेंट के ऊपर छोटा सा प्रेशर गेज लगा हुआ है, उस पे 0 से लेके 8 बार तक का आपको वो दिया गया है, एक आप 10 कर दे देते हैं, तो वहाँ पे आपको पता लग जाता है कि कितने बार का आपको प्रेशर देना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर भी दे दोगे तो पाइप लाइन आपकी फट जाएगी, पूरा बाढ़ आ जाएगी। पानी हमारे पास लबालब है, खूब पानी है, तो पानी क्या करेगा, अगर लाइन फट जाएगी तो पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए कभी भी अगर देखते हैं तो अनट्रेंड आदमी को कभी भी पंप के पास ऑपरेटर की उसमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर वो पंप ऑपरेट करेगा या ऐसी कोई वो देखेगा और उसमें पता नहीं लगा मैनुअल है वो, अगर मैनुअल हुआ उसको पता नहीं कहाँ पे बंद करना है तो पाइपलाइन ब्लास्ट कर देगा। एक होटल के अंदर ऐसे ही केस हुआ था, रिसेंटली एक बंदे ने ज्वाइन किया, उसको पंप ऑपरेटर की वो पोस्ट दे दी, बाद आप जाके पंप ऑपरेट करो, उसने जाके सीधा पंप चला दिया, 3, 4, 5, 6, 8, 10 तक चला गया, कोई दिक्कत नहीं, 12 kg 13 kg तक का प्रेशर चला गया, फाड़ उसमें सारे के सारे फट गए, पूरा कॉरिडोर पानी से पूरा लबालब भर गया, सब जगह लीकेज शुरू हो गई, कुछ जगह फट गए और कुछ जगह लीकेज शुरू हो गई, क्योंकि एक कंडीशन रहता है ना, इतना प्रेशर तक आप मेंटेन कर पाओगे, वो प्रेशर जब फटा तो कुछ खत्म हो गया। सेफ्टी वाल्व तो होना चाहिए ना रिलीज करने के लिए, होना चाहिए, लेकिन डिपेंड नहीं है ना कितने तक का प्रेशर आप करोगे, आप दिए जा रहे हो पड़ेगा ना प्रेशर। अब पंप की जो कैपेसिटी है वो तो लगातार अपने आउटपुट दे रहा है उतनी, और अगर उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या करेगा, एयर रिलीज वाल्व तो अपना एयर रिलीज करेगा खाली, तो कंट्रोल वाल्व तो तभी काम करेगा जब आप कुछ इस तरीके का आपका सिस्टम दे रखी होगी। इसमें सिस्टम था नहीं, सिस्टम होना चाहिए ना, एक सेफ्टी वाल्व होना चाहिए जो पंप सप्लाई दे रहा है उतने प्रेशर तक जा रहा है, उसके बाद वो रिटर्न होकर वापस टंकी में चला जाना चाहिए पानी। हाँ, अभी आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल लिमिट स्विच लग रहे हैं। लिमिट स्विच क्या करेगा आपका, अपने यहाँ आपने भी लगा रखा होगा यहाँ पे, लिमिट स्विच का काम क्या रहता है, आपका आपने प्रेशर सेट कर दिया 8 बार, जैसे ही धीरे धीरे प्रेशर 8 बार तक जाएगा ऑटोमेटिक कट बंद हो जाएगी मशीन। लेकिन अगर वो खराब हो गया, अभी जो आपका लिमिट स्विच है वो खराब हो गया है और आपको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, लीकेज बढ़ा जाएगी, क्योंकि एक जहाँ तक सर्टेन क्वांटिटी है वो जाने की उसकी परमिसिबल लिमिट है, उसके ऊपर जाते फट जाएगा वो, है ना। तो ये चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये जो स्टैटिक प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर मतलब टैंक के पास कितना प्रेशर रहना चाहिए। जैसे आपका वेटराइजर, अभी तो ये तो आपकी छोटी सी बिल्डिंग है, 13-14 मीटर के आसपास की हाइट है, इसके ऊपर अगर जाओगे मान लो 100 मीटर की हाइट है, तो 100 मीटर की हाइट के ऊपर नीचे ऊपर अगर आपको 2 बार का प्रेशर चाहिए तो नीचे कितने बार का प्रेशर होगा, प्रेशर जो होता है ना ऐसे ऐसे बढ़ता है, जैसे ऊपर जाओगे ना प्रेशर कम होता चला जाएगा, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट लेवल पे 10 बार का प्रेशर अगर आपको मिल रहा है तो 100 फ्लोर पे आपको 0 प्रेशर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी, जितना ऊपर जाते जाओगे 10 मीटर के प्रेशर पे 10 मीटर की हाइट पे एक बार कम हो जाएगा। आपने नीचे 10 बार दे रखा है, अगर 100 मीटर की हाइट है तो 0 हो गया वो, क्योंकि हर 10 मीटर पे कितना प्रेशर कम हो जा रहा है, एक बार। 20 मीटर की हाइट है तो कितना मिलेगा आपको ऊपर, अगर 10 का नीचे मिल रहा है 20 मीटर का 8 बार आपको ऊपर मिलेगा, 30 मीटर के तो कितना मिलेगा 7 बार, 40 के तो कितना मिलेगा 6, 50 की है तो 5 बार। ऐसे बढ़ता चला जाएगा, वैसे घटता भी चला जाएगा। जैसे आप जमीन के नीचे भी जाओगे ना
जमीन के नीचे जाओगे तो बढ़ते रहता है। नीचे चले जाओ 10 मीटर नीचे गए 10 का प्रेशर हो, और नीचे जाओगे तो एक मीटर पे 10 मीटर पे एक का आपका सीधा सीधा हुआ, तो प्रेशर बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, और उसी के हिसाब से प्रेशर लिमिट स्विच वो कर देनी है सेट की भैया अगर आपकी ऊंची हाइट है तो बिल्डिंग की हाइट है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें आप मल्टीपल उसमें वो लगा सकते हो। जैसे ये माना कि हमने आपका 100 फ्लोर की आपकी बिल्डिंग है, 100 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो आप क्या काम करोगे 30 मीटर पे एक पंप यहाँ लगा दिया, उसके बाद फिर 60 मीटर पे एक पंप यहाँ लगा दिया, और फिर एक पंप यहाँ लगा दिया। तो क्या करेंगे जहाँ पे ये जो आपको नीचे 8 बार मिल रहा था ना प्रेशर, यहाँ पे ये 8 बार जो मिल रहा था प्रेशर, ये 30 फ्लोर पे आके ये पंप दूसरा पंप उसको उठा के 8 बार ले आएगा, फिर यहाँ पे करोगे तो फिर ये 8 बार ले आएगा। ऐसे मल्टीपल आपको स्टेप अप पंप लगाने पड़ेंगे, जैसे जनरेटर होता है ना आपके स्टेप अप स्टेप डाउन होते हैं जनरेटर, ऐसे ही ये वाला काम आपका स्टेप अप स्टेप डाउन आपको करना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉपर प्रेशर मिल पाए। जनरली फायर फाइटिंग के लिए कितना प्रेशर चाहिए अपने को 5 बार 3.5 to 5 3.5 to 5 बार, इतना प्रेशर आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप फायर फाइटिंग नहीं कर समझिए। ये आपको ध्यान देना है जब भी कभी आपने पंप देखेंगे, अगर पंप के ऊपर अगर कम वो हो रहा है प्रेशर, पंप के आसपास में अगर कम प्रेशर हो है तो फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा। इतना प्रेशर आपको चाहिए ही चाहिए, 3 बार से लेकर 5 बार तक का प्रेशर रहना चाहिए, मैक्सिमम 8 बार का प्रेशर आपकी बिल्डिंग के लिए। और अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसकी हाइट थोड़ा ज्यादा 10 बार तक जा सकते हो, 10 बार के ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको वेल्डिंग की कैपेसिटी, आपको पाइप की क्वालिटी, आपको वेल्डिंग की क्वालिटी सब चेंज करनी पड़ेगी, सबको उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि जो नॉर्मल वेल्डिंग है वो आपकी 12-13 बार में फट जाती है, खुल जाती है, तो खुल जाती है तो लीकेज होना शुरू कर देगा या बिल्कुल ही बाढ़ आ जाएगी। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है और वो चीज़ आपको मेंशन भी करनी है इसके अंदर। ये आपका गेट वाल्व है, ये जनरली पानी को रोकने के लिए काम आता है, फ्लशिंग के भी काम आता है। तो गेट वाल्व है और लिमिट स्विच है। लिमिट स्विच क्या काम करेगा, अगर यहाँ से पानी निकल रहा है तो उसको कंट्रोल कर देगा, इसको भी प्रेशर वो सेट कर देते हैं, 4 बार 5 बार का प्रेशर आएगा उतना भी रोक देगा। तो इसके लिए ये लगाया जाता है। और नीचे चेक वाल्व है, चेक वाल्व भी पानी का लेवल चेक करने के लिए इस तरीके के गेज लगे होंगे आपके, देखो यहाँ पे। सबसे पहले तो यही ऊपर के भागेगा, क्योंकि छोटा सा पाइप है, सबसे पहले यही ऊपर के भागेगा 12-13 केजी बनाने के बाद, 12-13 बार के प्रेशर पे आने के बाद। तो ये रबर एक्सपेंशन जॉइंट्स दे रखे हैं, ये देखिए ये फुट वाल्व है, फुट वाल्व का भी यही काम करता है, पानी के अंदर कितना प्रेशर है वो चेक करके आपको मैसेज देगा, अलार्म देगा। आजकल हर चीज़ के लिए आपके पास डिवाइसेस आ गए हैं। ये प्रेशर रिलीज वाल्व देखिए ना उधर पर, ये जैसे पीतल की है प्रेशर रिलीज वाल्व है, क्योंकि पानी के अंदर जैसे पंप उठाता है ना पानी का प्रेशर, तो पानी के साथ साथ हवा भी फेंकता है। जब आप अपने अपने हाइड्रेंट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, हवा पहले आएगी, फिर पानी निकलना शुरू होगा क्योंकि प्रेशर उसके अंदर ज़्यादा है। तो उसको बीच बीच में हर फ्रीक्वेंसी पे 10 दिन 20 दिन में एक बार हवा का प्रेशर रिलीज कर दो, खोल के धीरे धीरे करोगे तो हवा पहले पास ऑन हो जाएगी, फिर पानी जब निकलने लग जाए तो बंद करो। और उसको बीच बीच में आप चेक भी करते रहो। अगर आप उसको 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप चलाओगे ना, तो आप चलाओगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा जंग लगा हुआ पानी दिखेगा। देखा आपने? क्यों? क्योंकि वो पानी का पाइप अंदर स्टेबल एक तरीके से जम गया, वो जंग के अंदर लगा हुआ। उसको क्लीन नहीं करोगे क्या करेगा, वो खराब कर देगा आपका पाइप। तो उसको कंटिन्यू फ्लो होने की जरूरत है, कम से कम 10 दिन में 20 दिन में 1 महीने उसको चालू करते रहो, चालू करके चेक करते रहो कि कई जगह तो नहीं लगा, पानी का कलर तो चेंज नहीं हो रखा है। अगर ऐसा है तो उसको कंटिन्यू चेंज करो और उसकी सर्विस करते रहो। ऐसे ये लॉक भी होते हैं, ये सारे के सारे फ्लो स्विच हैं। नीचे मोटराइज वाल्व है, बाईपास सिस्टम है। जीआई पाइप लगती होगी ना तो रेस्टिंग के लिए? नहीं, जीआई पाइप का प्रेशर नहीं वर्क करता और जीआई पे वेल्डिंग भी नहीं कर पाओगे। एमएस का पाइप लगता है पूरा, एमएस का पाइप लगेगा 150 mm का 6 इंच का, ही कम से कम लगता है, उसके बिना नहीं हो पाता है काम, उसके बिना हम अलाउ भी नहीं कर पाते हैं। ये इस तरीके से
इसको इमरजेंसी के लिए लगाया हुआ है, अगर जरूरत पड़े तो उसको उठा के ऊपर लगा लो, खोलना है तो खोल लो, बांधना है तो बांध लो, नहीं तो आपका ऐसे रहेगा। ये फ्लो स्विच है, पानी का प्रेशर जैसे ही इधर उधर जाएगा फोन अलार्म दे देगा कि हाँ ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें अपने देखनी है। ये देखिए, ये गेट वाल्व है हर तरीके की, देखिए ये स्विच है, ये पूरा लिमिट स्विच है। पानी का प्रेशर कम या ज़्यादा होगा तो अपने को अलार्म देगा, अगर लीकेज होगा तो भी अलार्म देगा। एक सर्टेन क्वांटिटी है, 8 बार से 3 बार पे आएगा तो अलार्म देगा, कम ज़्यादा जाएगा तो आपको अलार्म देगा। ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं वो ये पायलट वाल्व है। तो प्लम्बिंग में जो होंगे उनको ज़्यादा इसका आइडिया होगा कौन कौन सी वाल्व है। ये देखिए, ये फिर से भाई इसको बांध के रखा हुआ था कि नीचे ना गिर जाए और वो रहे। ये फ्लो स्विचेस ऊपर हैं, चेक वाल्व, गाइड वाल्व, डाउन फीड वाल्व। ये ड्रेनेज में भी काम आते हैं। मान लो आपको पानी का वेस्टेज बचाना है, पानी को वेस्ट नहीं करने देना, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जहाँ पे ड्रेन है ना वहाँ पे खोल देंगे तो पानी आपके टैंकी में वापस चला जाएगा और वेस्ट भी नहीं होगा, आपका क्लीनिंग भी हो जाएगा। अभी नीचे जब चलेंगे आप देखना, आप आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। जहाँ पे आपका पंप है उसके पास में एक ड्रेन वाल्व भी होगा, ड्रेन वाल्व डायरेक्ट टैंक में जाता है, फ्रेश पानी है, आप बस खाली पाइप से घुमा के उसमें देना, तो जितने पाइप की गंदगी उस साइड निकल जाएगी। बस बशर्ते आपका जो हाइड्रेट वाले पॉइंट्स हैं उनको हर एक को अपनी कोशिश करनी है कि हर महीने 2 महीने पे आज इसका कर लिया, परसों उसका कर दिया, नरसों उसका कर दिया, सो 2-4 मिनट 5 मिनट तक चलाओ उस पानी को, ताकि उसके अंदर की गंदगी निकल के क्लीन हो जाए सिस्टम, और सिस्टम आपका चालू रहेगा। अगर कभी 1 साल बाद आप खोल के देखोगे तो पता लगा खुलेगा, उसको खोलना टाइम पे, एक फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये सब चीज़ों को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर सेफ्टी के टूल्स, आप कभी जंग लड़ने के लिए चले गए, आप गन लेके रखी हुई है और गन आपने चलाई नहीं है कई साल तक, और वहाँ जब जंग लड़ने गए तो जंग आपकी वो चौक हो रखी है, वो उसका स्प्रिंग फंस गया है, तो क्या करेंगे, कहाँ गोली खाइएगा, कहाँ गोली लगेगी, भी लग सकती भाई, बाकी जहाँ पे आप सोच रहे थे वहाँ भी लगेगी। उसके बाद ड्यूटी पंप्स है, स्टैंड बाई पंप्स है। पंप्स का भी क्या काम होता है, एक ड्यूटी पंप जो नॉर्मली काम करेगा, अगर ड्यूटी पंप खराब हो गया तो स्टैंड बाई पंप। सेफ्टी में हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, सेफ्टी में हर चीज़ हमेशा 2 होती है, जैसे ऊपर वाले में 2 आंखें 2 कान होती है, ऐसे ही 2 चीज़ें होती है। 2 चीज़ें क्यों होती हैं, ताकि एक अगर खराब होगी तो दूसरी काम ना रुके, हमारा काम बराबर चलता है। तो हम हमेशा स्टैंड बाई यूज करते हैं। फायर पंप है, इस तरीके से रेड कलर में पेंट होता है, ऊपर ये रिलीज वाल्व है, ऊपर मीटर पे देख रहे होंगे वो मीटर है। ये पिक्चर आपने अपने साइड पे देखी होंगी, और नीचे बेसमेंट में जाओगे तो यहाँ पे भी है पंप है, पंप के अंदर सेम टू सेम यही पिक्चर आपको यही दृश्य दिखाई देंगे। ये जोकी पंप है, छोटा सा पंप होता है जोकी पंप का काम क्या रहता है, खाली पाइप लाइन के प्रेशर को मेंटेन करना है, जैसे कि इसने मेंटेन कर रखा है यहाँ गेज लगा, ठीक है। तो गेज जैसे लगा हुआ है ऐसे ही गेज वहाँ पे लगा हुआ है जो कि पंप के बाहर में, और ये भी लिमिट स्विच से सेट है। क्या करेगा, जैसे ही प्रेशर ऊपर ज़्यादा जाएगा ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा, पंप को इतनी देर तक चालू नहीं रखेगा कि पंप काम करना बंद कर दे। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, 8 बार तक का प्रेशर होता है। इसका काम खाली क्या है, इसका काम है खाली आपको प्रेशर मेंटेन करके देना, फायर फाइटिंग नहीं करेगा ये, आपका पाइप लाइन में प्रेशर रखेगा। जैसे आग लग जाएगी आप तुरंत हाइड्रेंट वाल्व खोलोगे तो हाइड्रेंट वाला पंप चालू होगा, मेन आपका जो पंप है वो चालू हो जाएगा। इसका काम खाली प्रेशर मेंटेन करना, जो कि पंप फायर फाइटिंग में काम नहीं आता है। जैसे थोड़ा बहुत प्रेशर रिलीज हो गया तुरंत उसको बैकफिल करके वापस चला देगा। ये स्ट्रैप लॉक्स है, ये वाल्व के अंदर लगते हैं, और ये कोशिश करते हैं जैसे एंटी थेफ्ट डिवाइस की तरह काम करते हैं, कोई अननेसेसरी उसको यूज ना कर ले। जैसे ज़्यादातर जो केस देखे गए हैं वो गाड़ी धोने का, बाइक धोने का, इस तरीके के केसेस ज़्यादा देखे गए हैं, हाइड्रेंट से या फर्श धोने का, ऐसे ऐसे केसेस ज़्यादा देखे गए जो कि वेस्टेज करते हैं पानी की, उनको बचाने के लिए ऐसे लॉक कर दिए जाते हैं ताकि जिसको पता है सिर्फ वही खोल पाए और कॉम्पिटेंट आदमी यूज़ कर पाए, पानी की वेस्टेज से बचा जाए। तो हमारे यहाँ पे तो होता नहीं है, अगर होता है तो आप लोग भी अपनी जगह पे ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ऐसा एयर रिलीज वाल्व होते हैं, ये देखिए दिख रहा है आपको, लॉक कर रखा है।
जो कॉम्पिटेंट आदमी है उसके पास इसकी चाबी रहेगी, वही जाके इसको यूज कर सकता है। और ये इस टाइप से आपको एयर रिलीज वाल्व होते हैं। अगर एयर का प्रेशर, क्योंकि जैसे पंप चलेगा तो पानी के साथ में पंप हवा भी देगा, ये काम तो वही कर रहा है ना, प्रेशर तो बना ही रहा ना, प्रेशर बनाएगा तो हवा भी जाएगी साथ में, उसको मेंटेन करने के लिए रिलीज वाल्व लगाई जाती है। इस तरीके से ये लिमिट स्विच है, ऊपर की फोटो लिए ताकि छत आराम से क्लियर हो जाए। तो लिमिट स्विच का काम क्या था? हाँ, लिमिट करेगा, जैसे उस से प्रेशर नीचे जाएगा ऑटोमेटिक चालू कर। ये चेक वाल्व है, उनका काम तो यही रहता है, इनको बटरफ्लाई वाल्व भी बोलते हैं, प्रेशर को बढ़ाने बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। पाइपिंग्स है, कैसे कैसे कौन कौन सी फिटिंग निकल रही है, ऐसे देखिए। ये है प्रेशर गेज और लिमिट स्विच। ये लिमिट स्विच के ऊपर पीछे ना वो आते हैं, प्लम्बिंग में कोई है तो उन पे दिखा हुआ है, इन पे हाँ देखा आपने, आप उनको ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी सुइयां सी होती है, उसको सेट कर सकते हो 3 kg 4 kg 5 kg बार 5 बार पर 1 kg मतलब 1 बार। कई बार kg में भी लिखा होता है ये प्रेशर, और कई बार बार में भी लिखा होता है, तो बार से और kg में घबराना मत, दोनों को दोनों सेम ही चीज है। 1 kg = 1 बार ही। इस तरीके से छोटे छोटे गेट और ये लिमिट स्विचेस लगाते हैं पंप के पास में। ऊपर देखिए लिखा है भी दिया हुआ, स्टैंड बाई का प्रेशर कितना चाहिए और जो कि पंप का प्रेशर कितना होना चाहिए, ऐसे रीडिंग दिखाते हैं पंप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और सब जगह पता लग जाए। तो ताकि ये चीजें हमारे सिस्टम के अंदर है, हम उनको फॉलो कर पाओ अच्छे से। फायर एक्सटिंग्विशर देखिए ब्लू कलर का है, ये अलग गैसेस है तो इसका कलर कोडिंग अलग है, फाल्कोन है इसके अंदर गैस। वेटराइजर पैनल, वेटराइजर पैनल के जैसे हमने बात करी, ऑटो और मैनुअल दोनों पे होते हैं। ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि ऑटो वाला ही हो, मैनुअल वाले में प्रेशर फाड़ सकता है, क्योंकि चालू तो हो जाएगा लेकिन बंद कौन करेगा, और कुछ लोगों को पता नहीं होता तो प्रेशर लाइन फाड़ देता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, इसके लिए मैनुअल नहीं लगाते, हमेशा ऑटोमेटिक लगाते हैं। जैसे कोई प्रेशर आया तो इस टाइप के जो कि पंप्स होते हैं, पुराने पंप्स हैं, फोटो लगाई मैंने ताकि आपको अगर कहीं ऐसी बिल्डिंग में जाओ वो पंप ना दिखाई दे तो समझ जाना कि जो कि पंप है। ये देखिए ये डीजल इंजन पंप है, स्टैंड बाई पंप। कहाँ पे काम आता है ये? जब सब बंद हो जाता है, जब लाइट चली गई काट दी फटाफट फायर का केस होगा तो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई बंद हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। तो जैसे ही सप्लाई कट ऑफ होगी तो कौन जलाएगा हमें? स्टैंड बाई, क्या है ये? स्टैंड बाई पंप। स्टैंड बाई पंप डीजल इंजन पंप है, डीजल से ऑपरेट होता है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। अगर वो 10 मिनट चलेगा 3 मिनट को इतना बैकअप दे देगा, इतना पानी भर देगा जबरदस्त। इसको पानी को अगर आपको ये वाला चल गया तो आप 4 जगह पे आप हाइड्रेट खोल सकते हो। नॉर्मल जो पंप उस पर आप 1 जगह 2 जगह प्रेशर खोल सकते हो, इसमें इतना प्रेशर रहता है कि आप 4 जगह आराम से जा सकते हो। तो आपको ये चीज़ें देखनी है जब भी कभी ऐसा। ये हाइड्रेट है ना अपने पास में, देखा है? हाँ, ये हाइड्रेट है, क्लीनिंग वर्क, ये हॉजिली हो। हॉजिली होज का क्या काम होता है? रोल करके इसको पकड़ो, खींच लो पूरा, खींचो, खींच के जहाँ पे आपका जो एरिया है डिपेंड करता है इसमें रस्ते कितना पाइप है। ये पाइप 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर तक जा सकता है। तो आप अगर मान लो एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक की है, 100 मीटर की बिल्डिंग है, तो यहाँ पे 100 मीटर पे आपने क्या किया है, ये 100 मीटर की बिल्डिंग पे आपने एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, और एक के अंदर 25 मीटर आपने पाइप डाल दिया। कितना डाल दिया? 25 मीटर डाल दिया। तो यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर बुझा सकता है, और यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर बुझा सकता है। अगर ये खराब हो गया तो इस वाले को यूज कर लो, ये यहाँ से 25 मीटर इधर बुझा देगा और ये 25 मीटर इधर बुझा देगा, और ये भी सेम काम करेगा। और यहाँ कहीं बीच में आने लगे तो दोनों में दोनों मिलकर बात बैठे कर सकते। इस बेस पे रहता है। जनरली 25 मीटर 20 मीटर का इसका हो रहता है, 6 मीटर का इसका पानी का फ्लो रहता है। 6 मीटर तक पानी फेंक सकता है। रोज कितना मीटर तक पानी फेंकेगा? 6 मीटर। तो 20 + 6 कितना हो गया? 26 + 26 कितना हो गया? 52 मीटर तक का एरिया आपको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए इनका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन ऐसे ही होता है, इस डिस्टेंस के हिसाब से
जितने का आपका बड़ा पाइप होगा उतना बड़ा आपका वो रहेगा। क्लियर है? पोर्चुगल हाउस देखिए ना, यहाँ पे भी है अपने पास। पोर्चुगल हाउस चला के देखना 6 मीटर तक की पानी फेंक देता है, और हाइड्रेंट वाल जो होती है वो 25 मीटर तक पानी मार देता है। लिख लीजिए 20 से 25 मीटर तक पानी फेंक देता है। तो आपको 20 मीटर का आपका हौज हो गया, 25 मीटर आपका पानी का प्रेशर हो गया, 45 मीटर तक का एरिया आप फायर फाइटिंग से कवर कर सकते हैं। ठीक है? अब आते हैं भैया ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम के ऊपर। जैसे कि हमने बात किया था वेट राइजर और ड्राई राइजर। वेट राइजर और ड्राई राइजर क्या थे? एक में गीला, एक में सूखा। वेट और ड्राई दोनों गीला और सूखा हो गया। उसके अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम दिया जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम का काम क्या रहता है? स्प्रिंकलर सिस्टम का काम क्या रहता है? जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एक पाइप और कंडक्ट का मिक्स करके फिट हो जाता है, और उसके आगे एक हीट सेंसिटिव डिवाइस होता है। हीट सेंसिटिव डिवाइस क्या करेगा? इसके अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक वो दिखा दिया जाता है कि भैया ये आपका टेम्परेचर है, जैसे ये इस तरीके का रहता है। तो क्या करता है ये, इसको फिट कर देते हैं आगे। जैसे ही आग लगेगी और इसके अंदर छोटा सा बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर आएगी आग, और ये क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा। ये जैसे ही ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट करके इसके अंदर पानी होता है, पानी का बहुत सारा डिस्चार्ज ये फेंक देगा और आग को कवर करेगा। मैं आपको इसकी डिस्प्ले वीडियो दिखाता हूँ, वो सेट हो जाएगा। अगर इसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिला तो वो नहीं चालू होगा, अगर टेम्परेचर मिला तो सही हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर ये दिया हुआ है, रेड कलर के ऊपर 68, ऊपर 52, और ये सारे के सारे उसी का दिया हुआ है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिया हुआ है। नहीं, हर एक का अलग अलग कलर के ऊपर है। इसका कलर कोडिंग है, ये इसका कलर कोडिंग है, उसका टेम्परेचर है। जैसे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए अगर बताइए पानी डिस्चार्ज करना बंद कर देगा। डिस्चार्ज करना बंद कर देगा। डिस्चार्ज कर रहा है। पानी का जब लेवल खत्म होगा, जब पानी टैंक में खाली होगा तभी बंद करेगा। जब तक पानी रहेगा तो भरपूर मात्रा में पानी देता रहेगा, ऐसे रहता है स्टील का। ठीक है, ये बेसिकली उसी के लिए दिखाया जाता है ताकि हमको सेंसिंग डिवाइस काम करता रहे। और कौन कौन सी चीजें हमने नोट करी थी बताइए जरा। हमने कौन कौन सी चीजें नोट करी? सराउंडिंग रोड 6 मीटर वाली। हाँ, सराउंडिंग रोड 6 फीट वाली। हाँ, चारों तरफ में एक रोड होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग के चारों तरफ में, ये जरूरी है। और वाटर लेवल होना चाहिए अपने पास रिक्वायरमेंट। देखो क्यों दिया हुआ है रोड ये? क्योंकि ये गवर्नमेंट बोलती है। गवर्नमेंट बोलती है अगर आपने किसी भी बिल्डिंग के अंदर काम करना है तो आपको कम से कम ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए, है नहीं तो हम आपको एनओसी नहीं देंगे। एनओसी क्या होती है? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो जब तक आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, आप बिल्डिंग में काम नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तब आप एक बिल्डिंग में काम रन कर सकते हैं। तो पहले होना चाहिए 6 मीटर का चौड़ा रोड, ताकि आसपास के सराउंडिंग में आपकी गाड़ी घूम सके। और 50,000 लीटर से 50,000 लीटर से लेकर 2 लाख लीटर तक की कैपेसिटी का वाटर टैंक होना चाहिए। अंडरग्राउंड भी हो सकता है, ओवरहेड भी हो सकता है। अंडरग्राउंड रहेगा तो आपको पंप हाई कैपेसिटी के चाहिए, अगर ओवरहेड है तो आपको पंप को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, पहले आपका लाइन प्रेशराइज है। दूसरा, वेट एंड ड्राई राइजर लगा होना चाहिए। वेट एंड ड्राई राइजर। वेट जो राइजर है वो कैसे काम करेगा? नीचे से ऊपर तक बहुत बड़ा पाइप लेके चलेगा, एक 150 mm का पाइप रहेगा, एमएस का पाइप रहेगा। उसमें जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए वो आउटलेट निकाल लीजिए हर फ्लोर पे, उससे आप हॉज आपका हाइड्रेंट और ये स्प्रिंकलर सिस्टम तीनों को सप्लाई दे सकते हैं। और होज रील रिक्वायर्ड एज पर बिल्डिंग डिजाइन। होज रील रिक्वायर्ड एज पर बिल्डिंग डिजाइन। बिल्डिंग का जो साइज है उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे। होज रील का बेसिकली क्या काम रहता है? जैसे हमने हमारी जो लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, मान लीजिए हमारा 100 मीटर का ऐसा रास्ता है, तो 100 मीटर पे हम क्या करते हैं, ऐसे दे देते हैं 2-3-4 जगह में देंगे। तो ये जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है, और यहाँ पे हमने पहला दे दिया 25 मीटर पे, दूसरा 50 पे, तीसरा 100 पे दे दिया, एक और 75 पे दे दिया। ये क्या कर देगा अपना, यहाँ से अगर मान लो 10 मीटर का इसका हो जाए, कितना है?
यहाँ से 10 मीटर का अगर आपका हो जाए तो यहाँ से 10 मीटर ये बुझा पाएगा और 6 मीटर का आपका फ्लोर, 6 मीटर का आपका फ्लोर, 10 + 6 कितना हो गया 16 मीटर आपको ये मिल गया। इधर की तरफ से 16 मीटर आपको ये हो गया 16 16 32 25 मीटर तक आपका पूरा का पूरा एरिया सिक्योर हो गया। सेम टू सेम इधर से 16 इधर से 16 16 + 16 32 आपका एरिया है 25 मीटर का आपके पास, समझ गए। तो ये आपको किसमें हेल्प करेगा, फायर फाइटिंग को इजी करने में। आपको जरूरत नहीं है एक ही हॉज लेने की, आप दोनों को ले सकते हो, आप 3 को ले सकते हो, आप फायर हाइड्रेंट चालू कर सकते हो, समझ गए। आगे क्या था, पोर्टेबल फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर। पोर्टेबल फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर। पोर्टेबल क्यों है, क्योंकि इनको उठा के कैरी करना आसान है, इधर से उधर लेके जा सकते हो। और फर्स्ट एड क्यों है, क्योंकि ये आग को फायर फाइटिंग करने का काम करते हैं, आग को इनिशियल स्टेज में बुझाने का काम करते हैं। आग की फर्स्ट एड कर सकते हैं, अगर बड़ी है तो आग बुझा नहीं पाएंगे, हाँ रोक के रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और कंपार्टमेंटेशन विद स्मोक चेक डोर। कंपार्टमेंटेशन विद स्मोक चेक डोर। कंपार्टमेंटेशन क्या करेगा, एक जैसे होल है पूरा का पूरा बड़ा, पूरा का पूरा अगर एक होल होगा तो पूरे में धुआं फैल जाएगा। अगर कंपार्टमेंटेशन किया गया तो क्या होगा, धुआं फैलेगा नहीं और धुआं बचेगा और आपकी जान बचने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और ऑटोमेटेड फायर डिटेक्शन सिस्टम। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम जैसे ये है अपना, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा, जैसे इसको हुआ कि हाँ मामला गड़बड़ है तुरंत अलार्म देगा। और अलार्म के केस में आप क्या कर सकते हैं, फायर फाइटिंग की टीम को बुला सकते हैं और फायर फाइटिंग कर सकते हैं। आपके कंट्रोल में है तो आप खुद भी फायर फाइटिंग कर सकते हैं। और सीसीटीवी सिस्टम। सीसीटीवी सिस्टम। सीसीटीवी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि आप एक सेंट्रलाइज जगह पे बैठ के सारी की सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। कि आप फोन भी कर सकते हैं, भाई देखो तेरे वहाँ पे एक बार ये चेक करना, कोई आग तो नहीं है वहाँ पर, मेरे को धुआं सा लगा हुआ दिखाई दे रहा है, या आप अग्रेसिव मच गई, क्या चक्कर है। वॉकी टॉकी करके आप सिक्योरिटी को बोल सकते हो, वॉकी टॉकी करके आपको बता सकते हैं कि आप देख जरा चेक करके आए। और पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या काम करेगा, ऐसे ये रखा हुआ है, अलार्म देंगे, अलार्म आपने पहले से दे दिया, यहाँ से आप पब्लिक को एड्रेस करेंगे, हाँ भाई ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी है, आप तुरंत बिल्डिंग खाली कर दीजिए। या फिर घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से जाइए, कोई जल्दबाजी मत मचाइए, अपना पीछे कोई भी सामान मत छोड़िए। हो सकता है हमको और भी कुछ करना पड़े इसके साथ, तो हम पूरा का पूरा ब्रीफ डिस्कशन दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि फायर 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 ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग अगर तसल्ली से बताएंगे तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ आग कितनी बड़ी है, कैसे आप कंट्रोल कर इसमें काम करेगा आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम। और एग्जिट साइन, रेडियम रिफ्लेक्टर विद लिफ्ट होना लाइट, चाहिए, हाँ विद लाइट जो ग्लो करता जलता है। हाँ रिफ्लेक्टिव सिस्टम के साथ में एग्जिट फायर एग्जिट होने चाहिए, ताकि आपको लाइट जाने की केस में, क्योंकि सबसे पहले जब फायर होती है तो लाइट सबसे पहले जाती है, लाइट कट ऑफ हो जाती है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आप जब आपका अंधेरा हो गया, अंधेरे में भी आप चमक देख के आप पहचान पाओगे कि इधर उधर आपके दरवाजे में जनरली ग्रीन कलर की ऐसी पट्टी आती है, उसमें जैसे आपके इसमें लिखा हुआ है दरवाजे में फूल, ऐसे ही आपको वहाँ पे लिखा रहता है एग्जिट। एग्जिट बेस होते हैं, दूर से आप देख के पता लग सकते हैं कौन से रास्ते से हमको जाना है, बाहर निकलना है। और फायर एस्केप प्लान। फायर एस्केप प्लान क्या करता है, जहाँ पे भी आप खड़े हो, फायर एस्केप प्लान प्लस फायर लेआउट प्लान दिखा देता है वो आपको कि आप यहाँ पे खड़े हो, यू आर हेयर करेंगे तो लेफ्ट में आप जाओगे तो मेन एग्जिट डोर है, राइट में आ जाओगे तो मेन ऑफिस है, उधर में आप जाओगे तो कॉन्फ्रेंस रूम है, सामने जाओगे तो ये है, उधर जाओगे तो बिल्डिंग का ये वाला पोर्शन आ जाएगा, वो पूरी चीज उसमें दिखाई। हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब भी किसी होटल में जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं टीवी कितना बड़ा है ना, क्या देखते हैं, उसके बाद संजय को उछल उछल के देखते हैं, है ना, यही करते हैं ना हम लोग। कोई भी देखता है क्या लिखा हुआ दरवाजे के पीछे, वाईफाई पूछ लेते हैं, वाईफाई का पासवर्ड क्या है भाई, सबसे पहले वही पूछते हैं, है ना, बहुत सही भाई, ऐसे तो करते हैं हम लोग। लेकिन हम लोगों को जब भी कभी किसी नई बिल्डिंग में नए घर में जाते हैं तो सबसे पहले ये देखना होता है भाई इसमें लेआउट प्लान क्या है, इमरजेंसी लेआउट प्लान क्या है। हम ऐसे एक होटल के अंदर विजिट कर रहे थे, एक फॉरेनर लेडी आई, मेरे ख्याल से 20-25 साल के आसपास की उम्र होगी, पसीने में बतर और सीधा आके लॉबी में जहाँ सब लोग बैठते हैं। तो हम लोग भी शॉक में आ गया, क्या हो गया, मतलब छेड़छाड़ तो नहीं दिया, किसी ने कुछ बदतमीजी तो नहीं कर दी, क्यों ऐसे एकदम होपलेस से हो गया, तभी तो खराब नहीं है इसको। हमने पूछा मैडम क्या हुआ, तो उसने बोला कुछ नहीं। तो मैं क्या आप कैसे पसीने में दर्द नहीं, आप लिविंग इन 10th फ्लोर, आई वाज जस्ट चेकिंग द टाइमिंग,
हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम एट डाउनस्टेयर्स। वेरी गुड। तो वो सिर्फ ये टाइम देखने के लिए है कि मैं इमरजेंसी एग्जिट से अगर निकलूंगी तो मेरे को टाइम कितना लगेगा। तुमने पूछा कितना टाइम लिया, बस 3.5 मिनट्स, 3.5 मिनट, 3.5 मिनट उसको लगी हैं 10th फ्लोर से नीचे आने में। सोचो किस स्पीड से आई होगी। सोचो हम लोग क्या देखते हैं, गद्दा, वाईफाई, फ्रिज छोटा डोर खोल के देखा बियर रखी है कि नहीं है, चकना रखा है कि नहीं रखा है, काजू बादाम उसमें है कि नहीं, ये देखते हैं ना हम लोग, ये देखते हैं ना। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अगर घूमने में जाते हैं तो सबसे पहले ये चीज चेक करते हैं और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। भाई हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे जो इंडिया में जो एक्सीडेंट जो होते हैं, जो इनकी जो दुर्घटनाओं का कारण मेन यही है क्योंकि हमको बचपन से एजुकेशन नहीं दी जाती। आपने देखा ना वीडियो में एक औरत और वो मर गए दोनों के दोनों, इसलिए जानकारी के अभाव की वजह से, जानकारी के अभाव की वजह से। अगर उनको जानकारी होती तो बच सकते थे ना वो लोग। ये करेगी किसी न किसी कार में। ये पहले भी यहीं बैठी थी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लग्जरी की चीजें देखते हैं कि लग्जरी में क्या क्या है, सेफ्टी की चीजें बाद में देखते हैं। बच्चों को सिखाते नहीं है, बच्चों को दूर रखते हैं ऐसी चीजों से कि क्या हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे घर में थोड़े कुछ ऐसा हो सकता है। बच्चों को भी ट्रेनिंग देना जरूरी है, बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को, सबको बताओ कि अगर ये कंडीशन हो जाए तो कैसे करना है, ये कंडीशन हो जाए तो क्या करना है, इस केस में क्या करना है। नहीं तो क्या हुआ, तुरंत आपके पास फोन आएगा, आज सुनते हो ये काला काम हो गया आज, फिर आप बोलोगे अच्छा ये हो गया था ऐसे कर ले, उसके लिए पहले प्रिपेयर कर लो। हम लोग बात कर रहे थे ना, जब भी किसी साइट पे काम करने के लिए जाते हैं तो वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहो। अगर वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहेंगे तो छोटी चीजें क्या लगेंगी हमें, बाकी चीजें बहुत छोटी हो जाएगी, केक वॉक लगेंगी हमें। छोटी सी चीजें तो कोई भी करके निकल जाएगी। तो ये चीजें हमको ध्यान देनी है। और क्या था, इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर डीसी, इमरजेंसी ताकि पंप चला सके, पावर सप्लाई ताकि पंप भी चला सके। और दूसरी बात, पंप क्या क्या करता है, जब आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो सिर्फ यही चलेगा, पावर सप्लाई आपकी काट दी जाएगी तो आपकी इंटरनल केबल चलेगी। हम लोग इसके अलावा ये बोलते हैं कि इमरजेंसी स्विचेस, इमरजेंसी सप्लाई भी होनी चाहिए। इमरजेंसी सप्लाई क्या होती है, बैटरी बैकअप पे काम करती है और जैसे लाइट चलेगी तो वो चालू हो जाती है, उसका बैकअप रहता है 30 मिनट 40 मिनट का, वो चलता रहता है। ऐसी इमरजेंसी लाइट भी होनी चाहिए। और फायरमैन स्विच, फायरमैन स्विच, फायरमैन स्विच क्या काम करता है, क्या काम करता है फायरमैन स्विच? अरे दूसरे को बचाने के लिए जो फायरमैन स्विच लिफ्ट के बाहर लगा होता है। क्या काम करता है, जैसे आपने एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लगा हुआ है, अगर आपने उसको ऑन कर दिया और आपने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया तो वो सारे के सारे जितनी भी उसको कमांड मिली हुई, मान लो उसको 20 कमांड मिली हुई, 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 20 फ्लोर दबा के रखे हुए हैं किसी ने, तो वो 20 फ्लोर में से किसी को भी नहीं रोकेगा, सब कैंसिल होके एक कमांड एक्सेप्ट करेगा जो फायरमैन ने दी है, उसको बोलते हैं फायरमैन स्विच। तो वो सीधा कहां पे आके रुकेगा, ग्राउंड फ्लोर 0, क्योंकि आपने 0 पे लगा रखा है, फर्स्ट पे लगा रखा है, फर्स्ट पे आ जाएगा। अगर 4 लिफ्ट है, एक का ग्राउंड पे लगा दो, एक का बेसमेंट पे लगा दो, एक का कहीं और लगा दो, अलग अलग जगह लगा दो ताकि इमरजेंसी में आपका आना जाना फायरमैन के लिए अच्छा हो, इसलिए फायरमैन स्विच दिया जाता है। और क्लियर नहीं हुआ सर ये वाला फायरमैन स्विच का मतलब, अगर मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे है फायरमैन, हाँ, और लिफ्ट के लिए होता है वो तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो बंद हो जाती है। लिफ्ट के लिए होता है। देखो जनरली हम लोग फायर के केस में क्या करते हैं, फायर में हम लोग बोलते हैं लिफ्ट यूज नहीं करते, क्या बोलते हैं, नहीं करनी, स्टेयर यूज करनी, स्टेयर्स यूज करते हैं। अगर आप स्टेयर्स यूज कर रहे हो तो आपको लिफ्ट की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये होता है सिर्फ और सिर्फ फायरमैन के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं फायरमैन स्विच। फायरमैन क्या करेगा, फायरमैन जैसे ही उसको प्रेस करेगा तो अगर उसके अंदर 10 कमांड है, मान लो 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, सबके सब दबा रखे हैं किसी ने, 0 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर से मतलब कमांड जा रखी है, मतलब बचाने के लिए हमको यहाँ बचाइए वहाँ बचाइए ये बता हाँ, इसके तो हम क्या करेगा, वो सारे के सारे कमांड को रिजेक्ट कर देगा, सिर्फ एक कमांड लेगा तो फायरमैन देगा। तो मतलब आपको ग्राउंड पे मिलेगी वो, अगर 4 5 6 और फ्लोर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आएगी सारी कमांड्स को हटा देगा। लिफ्ट के अंदर यही तो है,
आया वाला नीचे वो नीचे आना होगा तो स्टेयर्स के थ्रू आना, वो तो स्टेयर्स से आएगा। अगर आपको इवैक्यूएशन करना है तो आपको स्टेयर्स से ही करना है, सिर्फ फायरमैन के लिए है। फायरमैन तो जाएगा ना, मान लो 10वें फ्लोर पे आ गए हैं और आपकी सारी की सारी बिल्डिंग में वो लगा हुआ है, हर एक जगह से कॉल कर रखी है हमने, क्योंकि सब आदमी तो हमेशा वही चाहता है ना कि हाँ मैं किस तरीके से अपनी एफर्ट बचाऊं। एफर्ट बचाने के लिए वो कोशिश करेगा लिफ्ट दबाने की, और लिफ्ट वहाँ पे सब जगह रुकती आएगी, थोड़ी देर में आग बढ़ जाएगी। मैंने क्या बोला था, आग के केस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसका है? समय का। अभी आप एक एक मिनट करके एक एक फ्लोर पे रुक के आएंगे तो कितनी मिनट हो जाएगी? 10 मिनट में तो ऊपर ब्लास्ट होने शुरू हो जाएंगे भाई, वही नहीं होगी। इसीलिए फायरमैन को बचाने के लिए, फायरमैन को ऊपर पहुंचाने के लिए काम आती है कि अकेला फायरमैन उससे चला जाए और अपनी जान बचाए और लोगों की जान बचाए, जो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर पाएंगे। जनरली जो हम लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनको पता है बिल्डिंग के बारे में, कहाँ से कौन सा रास्ता कैसे जाएगा, लेकिन जो फायरमैन आया वो तो पहली बार आया ना भाई बिल्डिंग में, नहीं समझे? जो फायरमैन जो आया है वो तो आज आया है ना पहली बार ही, जब आपकी बिल्डिंग में आग लगी तब आया ना। आपको तो अपने रूट्स पता है, कहाँ पे आपको कैसे निकलना है बस ये। तो फायरमैन स्विच ये काम करता है कि आपका फायरमैन को जहाँ पे उसको जरूरत जाने की वहाँ पहुँचा देगा और सारे की सारी कमांड कट ऑफ हो जाएंगी, कोई कमांड लेगा नहीं, सिर्फ फायरमैन का स्विच चलेगा। और ये सारे के सारे 12 मुख्य बिंदु थे जो कि हमको किसमें काम आते हैं, किसी भी बिल्डिंग की फायर सेफ्टी को देखने के लिए। अब हम बात करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम की। तो स्प्रिंकलर सिस्टम का डेमो देखिए आपने कैसे काम करता है। आग की जो लो है जैसे उसके पास पहुंचेगी वो काम करना शुरू कर देगा। तो एक ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलिंग जो है वो एक पाइप है, वो या कंड्यूट्स के अंदर फिट किया जाता है, उसके आगे हीट सेंसिटिव डिवाइस लग जाता है, जैसे आपने फोटो में देखा था। हीट सेंसिटिव डिवाइस लग जाता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है फायर के केस में और तुरंत अपने एक्टिव होकर पानी को डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और फायर फाइटिंग के लिए एक बहुत बढ़िया काम करता है और फायर को एक्सटिंग्विश करने में बहुत हेल्प करता है, बुझाने में हेल्प करता है। जैसे कि आपका स्मोक डिटेक्टर स्मोक को सेंस करने का काम कर रहा है, ये सेंस भी करेगा और फायर फाइटिंग भी करेगा। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है फायर सेफ्टी के फील्ड में। बात करते हैं क्यों है इसकी इंपॉर्टेंस। ये देखिए, ये कुछ फायर इंसिडेंट्स हैं। गोपाला टावर, दिल्ली फायर 1983 के 1 लाइन, होटल सिद्धार्थ जिसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या था होटल सिद्धार्थ में, कैसे कैसे कांड हुआ, कैसे बेसमेंट में वो बना दिया गया था, कैसे आग बढ़ी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, कैसे कहाँ फायर थी और कहाँ पे अलार्म मारे थे। फायर 23 जनवरी 1986 को हुई थी, 37 लोग इसके अंदर मारे गए थे। तो नेशनल न्यूज़ बन गई थी। एक तो इंटरनेशनल होटल है ये, तो सब लोग आते हैं, 5 स्टार होटल है, सभी लोग आते हैं। मतलब आप देखा 2-3 मूवीज में अमिताभ बच्चन ने इसमें वो की है, मूवी बनाई। कट्टा मीठा देखिए मूवी, उसमें अमिताभ बच्चन ने वो गए हुए इसके अंदर। चीनी कम देखिए, चीनी कम उनमें अमिताभ बच्चन ने इसी के होटल की शूटिंग करके, तो बहुत बढ़िया होटल है। बहुत लोग मतलब जो जाने माने लोग हैं वो जाते हैं। ऐसे होटल में अगर कोई आग लग जाए तो क्या होता है, बड़ा अंसर भवन दिल्ली 1987 क्लेम 3 आदमी मरे थे। टेक्सटाइल व्हील फायर सूरत 1991 क्लेम 22 लाइव्स। डब वाली फायर हरियाणा 1995 क्लेम 442 लाइव्स। बड़ी ट्रेजेडी थी भाई, बहुत बड़ी ट्रेजेडी। आज भी इसके जख्म भरे नहीं है। इतना बड़ा कांड था, इतना बड़ा हादसा था। देखते हैं कैसे हुआ था हादसा। रखना थी, मैंने बहुत बड़ी त्रास दी थी, लेकिन जहाँ तक सरकारों की बात है तो ₹2 का मुआवजा मुझे तो मिल चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से इसमें 45% मुआवजा जो दिया। देखो यहाँ पे भी अभी मुआवजे की बातें चल रही है। एक मुआवजा जो किसी गरीब को या किसी को दिया गया है वो कब तक चलेगा यार, समझ में नहीं आता। एक मुआवजा अगर किसी को दे दिया, किसी फैमिली को दे दिया, किसी गवर्नमेंट ने दे दिया। अब जैसे सूरत वाला भी आप देख रहे थे, सूरत वाला भी जो एक्सीडेंट था उसमें गवर्नमेंट ने कह दिया 4 लाख रुपए हम पीड़ित के बच्चे को देंगे, मतलब पीड़ित को देंगे। पीड़ित जो मतलब मर चुका है। अगर कोई आदमी ने
अपना कोई बच्चा पाला है 16 साल 18 साल तक पाला है, तो क्या 4 लाख रुपए उसकी भरपाई कर पाएंगे? और उसको कितने सपने थे यार, उसके साथ ये करूंगा वो करूंगा, उसको कहाँ लेके जाऊंगा कहाँ नहीं लेके जाऊंगा, कैसे इसको बनाऊंगा, कैसे इसकी शादी करूंगा। आदमी सपने देखता है ना, कहाँ गए सारे सपने? बताओ, होता है ना। 4 लाख रुपए या कोई मुआवजा किसी आदमी को सर्वाइव करवाने में दे सकता है क्या? जब किसी का बच्चा जब चला जाता है तो उसके ऊपर कैसी बीतती है उसी को पता है भाई। ये चीज़ कितने दिन तक उसको वो सपने में दिखाई देता है, कितने दिन तक वो ऐसे घूमता हुआ नजर आता है उसको कि कल तो यही था, आज क्या हुआ। किसी माँ बाप के सामने जब कोई बच्चा जाता है तो बड़ा बुरा होता है, एक ऐसा दुख है जिसको बुलाया नहीं जा सकता। तो ऐसा दुख भगवान किसी को भी ना दे। और ये सारे के सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जैसे हमने डिस्कस किया, दिल्ली फायर, टेक्सटाइल मिल फायर सूरत, दबवाली फायर हरियाणा, खड़ी बावली शॉप दिल्ली फायर, प्लेन 20 लाइफ, एक्सप्रेस टावर बॉम्बे 3 लाइफ, उपहार सिनेमा कांड। उपहार सिनेमा कितना बड़ा था, 59 लोग मरे थे, आज भी केस चल रहा है। ये दोनों में दोनों ऐसे केस थे, उपहार सिनेमा केस और ये दबवाली केस जो थे वो ऐसे केस थे जो मतलब आज भी दर्ज हैं रिकॉर्ड में, और आज भी उनका केस चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। जो कल्प्रिट है, जो इसके गुनाहगार हैं पकड़े भी नहीं गए हैं अभी तक, पकड़े जा रखे हैं। तो क्या हो रहा है उनके ऊपर, वो भी कोई एक्शन नहीं है। ये देखो कितना बड़ा मोस्ट अनफॉर्चुनेट था ये फायर के एक्सीडेंट कि जिन भी जगह पे आग लगी है वहाँ पे किसी भी जगह पे फायर स्प्रिंकलर सिस्टम था ही नहीं। अगर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता तो क्या करता, जो इतने लोग मरे वो मिनिमाइज हो सकता है भगदड़ से 20-25 लोग मर जाते, लेकिन 400-500 लोग नहीं मरते। इतने बड़े बड़े लेवल के लोग नहीं मरते। इतने बड़े बड़े जो IPS IAS जो अधिकारी हैं उनके बच्चे हैं वो मारे गए हैं, स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर वो मारे गए हैं, वो लोग नहीं मरते। तो आजकल आपने देखा होगा जहाँ पे भी ऐसा कोई छोटा मोटा पंडाल अगर लगा हुआ है जहाँ पे 50-100 आदमी गैदरिंग, आजकल तो कोविड के चक्कर में हो ही नहीं रही गैदरिंग, लेकिन जहाँ पे भी गैदरिंग होती वहाँ गवर्नमेंट बोलती भाई अगर गैदरिंग है तो एक काम करो, आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक रखो, अगर कुछ हो जाता है तो आपको कम से कम बुझा सकते हो, आप फायर फाइटिंग में काम आ सकती है। अभी देखा होगा ना आपने, कोई सरकारी इवेंट जा रहा है, कोई बड़ी सी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विधायक का कोई मंत्री का कोई टोली जा रही है, कोई रोड पर ड्राइव जा रही है, उसके पीछे एक एम्बुलेंस, एक PCR और एक ही आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि पता लग गया है भैया टाइम की कितनी वैल्यू है, तो हमेशा साथ में चलते हैं। कोई फायर का इतना बड़ा जो हमारा इतने बड़े बड़े हमारे जो इवेंट हो रहे हैं, हर एक इवेंट के बाहर 1, 2, 3 गाड़ी मिलेगी। अभी आप देखो थोड़े दिन में ट्रेड फेयर लगने वाला है, आपको कितनी सारी गाड़ियां बाहर मिलेंगी। हालांकि अंदर भी फायर सेफ्टी के डिवाइसेस लगेंगे, बाहर भी लगेंगे, क्योंकि फायर लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। सब चीज़ तो डेकोरेशन वाली सारी चीज़ें फ्लेमफुल होती हैं, जलने वाली होती हैं। अभी जैसे आप देख रहे थे उसका मॉडल एक बना हुआ था, इस तरीके का मॉडल बना के टेंट बनाया था उन्होंने। तो ऐसा टेंट था कि सब जगह लकड़ियाँ के दरवाजे थे और रास्ता था आने जाने का सिर्फ एक, और आदमी थे 600। तो निकलेगा कैसे आदमी? जब हम लोग 20 आदमी यहाँ से नहीं निकल पाए गेट से, क्योंकि वो गेट एक तरफ से बंद था, तो इतने सारे आदमी कैसे निकल पाएंगे? तो आधे तो ऐसे ही मारे जाएंगे भगदड़ में। और ऊपर से ये जो पूरा का पूरा आग लगी, वो आग और टूट के उनके ऊपर कितना शुरू कर दिया उसने जलते में, तो वो और ज़्यादा जला रहा है, और ज़्यादा भगदड़ मच रही है। तो लोग वैसे मर गए पैनिक सिचुएशन की वजह से, और आग ने तो जला के उनको मारे डाला। तो एक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम आपको बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फायर सेफ्टी के अंदर। ये डिवाइस है डिटेक्टर सिस्टम, हीट और स्मोक दोनों में ये आते हैं। हीट वाला जो है वो हीट सेंस करने के लिए है, स्मोक वाला जो है वो धुएं को सेंस करने के लिए। हीट वाला कैसे वो करेगा, जैसे आप किचन में खाना बना रहे हो तो वहाँ धुआं उठता ही रहता है हमेशा नॉर्मली, तो वो क्या करेगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे हीट डिटेक्टर लगाते हैं कि इस टेम्परेचर के ऊपर जाने के बाद आपको अलार्म देगा। यहाँ पे आपका वो है खाना बनाने का चूल्हा है, ऊपर हीट डिटेक्टर लगा रहे हैं, तो जब टेम्परेचर चला जाएगा 68 डिग्री का, तब वो आपको अलार्म देगा। क्योंकि नीचे से ऊपर तक की बहुत सारी जो गर्म हवाएं हैं वो जाती रहेंगी नॉर्मली। आपने थोड़ा बहुत छोंका लगाया, तड़का लगाया, उससे भाप निकली, तो वो अलार्म फेक अलार्म देगा। उन फेक अलार्म को बचाने के लिए वहाँ पे हीट डिटेक्टर लगाया जाता है, ताकि फर्जी अलार्म ना आए, गलत अलार्म ना आए। तो ये स्मोक डिटेक्टर एक मिनिमम रहना चाहिए, जैसे कि अगर 68 डिग्री पर स्टार्ट हो रही है, देन ऐसा